सुनो सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जा रही हो तुम? जी जी, मुझे माफ कर दीजिए। ध्यान रखना, अपना भी और उनका भी। देखिए, मैं आपके बस एक बार गले लगना चाहती हूँ, बस एक आखिरी बार। देवेन रूपा को अपने गले लगा लेता है। रूपा काफी देर तक उससे लिपट कर रोती रहती है। देवेन भी अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश करता है और उसकी आंखों से आंसू छलक ही जाते हैं, पर फिर भी वो खुद को संभालता है और रूपा से बोलता है, प्लीज ऐसे मत रो, मुझे आपको ऐसा देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं जाना नहीं चाहती आपको छोड़कर यार। आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, मेरे बाद तो पता नहीं क्या ही होगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप उनके पास जाइए, उनके बारे में सोचिए। रूपा देवेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन देवेन जैसे तैसे वहाँ से जाने के लिए मना लेता है। रूपा रोती हुई देवेन को छोड़कर चली जाती है और रूपा के जाते ही देवेन भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद वो बहुत ज्यादा रोता है। वो कमरे में रखी हुई चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है और थककर बेड के किनारे से लगकर बैठ जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रूपा अपने घर तक रोती हुई चली जा रही थी। घर पहुंचने के बाद वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर लेटकर रोने लगती है। वो अपना फोन उठाती है और देवेन की पिक्चर्स को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में उसकी छोटी बहन भारती आती है। भारती रूपा को रोते हुए देख लेती है और वो रूपा से बोलती है, क्या हुआ दी आपको? आप ऐसे रो क्यों रही हो? रूपा भारती की आवाज को सुनते ही जल्दी से उठकर उसको गले लगा लेती है। भारती उससे पूछती रहती है, लेकिन वो चुप नहीं होती और रोती रहती है। उसको ऐसे देखकर भारती काफी परेशान हो जाती है और फिर उससे बोलती है, देखो दी, शांत हो जाइए, नीचे जीजू आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या क्या वो आ गई? दीदी आप रोना बंद करिए और नीचे चलिए मेरे साथ। मैं उनके सामने ऐसे नहीं जा सकती, वो क्या सोचेंगे मुझे देखकर। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दी, आप जल्दी आ जाना, मैं नीचे जा रही हूँ। भारती रूपा को बताकर नीचे चली जाती है और रूपा बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोती है और अपने आप को थोड़ा ठीक करती है, पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए नीचे आती है और जाकर आदि के गले लग जाती है। जब वो आदि के गले लगती है तो आदि को पहले जैसी फीलिंग नहीं आती। वो रूपा से पूछता है, क्या बात है, आप ठीक तो हो ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आप हमसे झूठ कह रही हैं। हमको महसूस हो रहा है कि आप कुछ छुपा रही है हमसे। आदि के ऐसे सवालों से और उसके बर्ताव से रूपा परेशान हो जाती है, पर वो सच में नहीं बता सकती तो वो उसे यकीन दिलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जान, वो बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। तो आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, हमें चलना चाहिए, चलिए। रूपा उसे मना नहीं कर पाती। आदि रूपा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो दोनों जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो उनका फैमिली डॉक्टर होता है। वो पहले से किसी और पेशेंट को देख रहा होता है। आदि और रूपा थोड़ी देर उनका वेट करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं तो आदि उनके पास जाता है और उनसे बोलता है, हेलो डॉक्टर। अरे आप यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? जी डॉक्टर साहब, हम तो बिल्कुल ठीक है। वो हमारी होने वाली पत्नी, उनकी तबीयत खराब है, थोड़ा आप देख के बता दीजिए कि क्या हुआ है। अच्छा अच्छा, आप बस 2 मिनट बैठिए। दरअसल एक इमरजेंसी केस आया हुआ है। एक्चुअली पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ओह, हमें बुरा लगा ये जानकर। वो ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, खून बहुत ज्यादा बह चुका है। वो कौन है? हमारा मतलब है कि कोई आदमी है या औरत है? लड़का है, 26 साल का है करीब। अरे उसका नाम क्या था? हाँ याद आया, देवेन। देवेन नाम है उसका। अपनी नस काट ली थी उसने। वो तो अच्छा हुआ कि उसका दोस्त उसे जल्दी यहाँ लेकर आ गया, वरना उसको बचा पाना मुश्किल हो जाता। क्या हो गया आजकल के लोगों को, छोटी छोटी बातों पे जान देने को उतारू हो जाते हैं। बात छोटी नहीं थी, उससे कोई लड़की प्यार करती थी, लेकिन शादी वो किसी और से कर रही है। बस यही बात वो सहन नहीं कर पाया। रूपा डॉक्टर की बातें सुनकर खुद को संभाल नहीं पाती और वहाँ से भागी चली जाती है और सीधे क्लिनिक से बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके पीछे पीछे आदि भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ रूपा, आप बाहर क्यों आ गई और रो क्यों रही हैं आप? सुनिए जी, हम घर चलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। वो दोनों कल ही रहे होते हैं कि तभी सामने से आदि का दोस्त सचिन आ जाता है। उसे देखकर रूपा घबरा जाती है और अपने आप को आदि के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगती है, पर फिर भी सचिन रूपा को देख ही लेता है और उसके पास आकर उससे पूछता है, रूपा, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? आप लोग एक दूसरे को जानते हो?
नहीं, वो बस हम एक दो बार ही सेमिनार पर मिले थे, तो वहीं से थोड़ी जान पहचान हो गई हमारी, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बात है। वो मैं कह रहा था कि अगर तुम कुछ देर के लिए फ्री हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ हाँ, बोलो। यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ साइड में आ सकती हो? ऐसी कौन सी बात करनी है आपको जो आप हमारे सामने नहीं कर सकती? वो क्या है ना, इन्हें शर्म आती है किसी अजनबी के सामने बात करने में, इसलिए मुझे साइड में चलने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, लेकिन हाँ, जल्दी आना। बस 2 मिनट की बात है। सचिन रूपा को एक कोने में ले जाता है और उससे पूछता है, ये सब तुमने क्यों किया? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? आज मेरा दोस्त सिर्फ तुम्हारी वजह से मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो सचिन, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरे सामने हाथ जोड़ने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो चुका है। मेरा दोस्त तो मर रहा है ना। तुम जाओ, अपने होने वाले पति के साथ खुश रहो। ऐसा कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है और रूपा वहीं खड़ी रोती रह जाती है। आदि उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो जब वापस नहीं आती तो खुद ही उसके पास चला जाता है और एक बार फिर उसे रोते हुए देख लेता है। आदि रूपा से बोलता है, आप हमें सब कुछ सच सच बताओगी या नहीं बताओगी? अरे हम सुबह से आपको देख रहे हैं, आप बदली बदली सी लग रही हो आज। वो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हैं आप? आप हमसे शादी नहीं कर सकती? प्यार नहीं करती आप हमसे? इसका मतलब आप उनसे प्यार करती है और वो आपसे। फिर ये सब क्यों किया आपने? शादी वादी, ये ड्रामा, ये सब क्यों? आपको पता है आपने अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखिए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस इतना समझ लीजिए कि अब मैं आपसे प्यार नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा आपने? आप हमसे प्यार नहीं करती तो क्यों शादी करी थी हमसे? और देवेन से प्यार करती हैं तो उससे शादी क्यों नहीं की आपने? ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी जो आपने इतना कुछ कर दिया? आपको पता भी है आपने अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आप जैसे लोगों के कारण ही लोग प्यार करने से डरते हैं। पहले प्यार करो, उसके बाद उन्हें छोड़ दो। यही आता है ना आप जैसे लोगों को। अभी भी वक्त है, जाइए देवेन के पास और माफी मांग लीजिए। क्या पता वो आपको अपना ले, क्योंकि अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा आप। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है और अभी भी वक्त है आपके पास। देवेन के पास चली जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप सब कुछ खो बैठे। रूपा ऐसा बोलकर आदि को वहीं छोड़कर देवेन के पास चली जाती है। देवेन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। रूपा जैसे ही वार्ड में उसके पास जाती है तो देवेन की नजरें रूपा पर पड़ती हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाता और उससे मिलने के लिए उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो वो अपना दम तोड़ देता है। कुसुम हर रोज की तरह आज भी सुबह 6 बजे उठकर पूजा करने के बाद अपनी बहू को प्रसाद देते हुए कहती है, बहू, थोड़ा जल्दी उठने की आदत डाल और कोशिश किया कर उठने के साथ नहा धोकर पूजा भी कर ले और किचन में दाखिल भी हो जा। माँ जी, कोशिश तो बहुत करती हूँ सुबह जल्दी उठने की, लेकिन नींद ही नहीं खुलती, पता नहीं क्यों। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब मेरी सास मुझे सुबह से ही ताने दे देकर उठा दिया करती थी और मैं भी बात ना सुनने के चक्कर में जल्दी उठकर घर का सारा काम किया करती थी। लेकिन इस मामले में मैं तो बहुत लकी हूँ माँ जी, क्योंकि मुझे आप जैसी सासू माँ जो मिली है। अब कुसुम पूजा पाठ करके अपनी बहू के साथ काम में लग जाती है और करीब दोपहर के 12 बजे कुसुम की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है विमला, बड़े दिनों पर आई है, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई थी? अरे नहीं नहीं कुसुम, 2 दिन पहले भी तो आई थी तेरे घर, लेकिन तू थी ही नहीं। वैसे मैं एक जरूरी काम से आई हूँ। अरे बैठ तो सही, अब बता क्या काम पड़ गया तुझे मुझसे? अरे कुसुम, आज मैं मार्केट जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल लियो, मुझे तो राखी लेनी है। अरे अच्छा याद दिलाया विमला तूने, मुझे भी राखी लेनी है। ठीक है, शाम को चलते हैं। अब विमला इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और विमला के जाने के बाद पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अगर आप मार्केट जा रही हो ना तो मेरे लिए भी राखी लेते आना। हाँ हाँ ठीक है, बता दियो कितनी राखी लानी है, मुझे तो बस एक ही राखी चाहिए। अच्छा माँ जी, आप अब भी अपने भाई को राखी बांधती हैं? क्यों, अब से तेरा क्या मतलब है? मैं तो अपने छोटू को मरते दम तक राखी बांधती रहूंगी। माँ जी, आपके भाई आपसे छोटे हैं क्या? हाँ, मेरा भाई राकेश मुझसे छोटा है और माँ के जाने के बाद उसे मैंने बहुत ही लाड प्यार से पाला है। माँ जी, तो क्या आप इस बार जब अपने भाई यानी मामा जी को राखी बांधने जाएंगी तो मुझे भी अपने साथ ले जाएंगी?
ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। अभी घर का काम निपटा ले, मुझे शाम में मार्केट भी जाना है। देर शाम विमला और कुसुम राखी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है। वहाँ वो दोनों राखी लेने के बाद वापस लौट ही रही होती है। विमला, तू इस बार अपने मायके जा रही है रक्षाबंधन मनाने? नहीं नहीं, इस बार तो मेरा भाई ही आएगा, कह तो रहा था। और तू तो अपने मायके ही जाएगी अपने छोटू को राखी बांधने। हाँ विमला, मैं तो मायके ही जाऊंगी। तुझे तो पता है, जब से छोटू की तबीयत खराब रहने लगी है तब से वो कहाँ आता है मेरे घर, वरना वो आ जाया करता तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चल कोई नहीं, इसी बहाने तू अपने भाई भाभी और उनके बच्चों से मिल भी लेगी। अब विमला और कुसुम दोनों ही राखी की शॉपिंग करके घर लौटते हैं और पूजा को भी कुसुम की लाई हुई राखी खूब पसंद आती है। अब राखी की खरीदारी तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन बस अब इंतजार था तो वो राखी के दिन का, जब कुसुम अपने छोटू को राखी बांधने जाती है। और समय के बीतने के साथ ही वो भी शुभ दिन भी आ ही जाता है। माँ जी, आपके ले जाने के लिए मिठाई और राखी पैक कर दिया है, और मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी, इसलिए अब आप कुछ खा लीजिए। बहुत समय भी हो जाएगा जाते जाते, मैं वहीं जाकर कुछ खा पी लूंगी। बस तो अपना ध्यान रखियो, और लल्ला को कहना मेहमान आए तो देख ले। जी माँ जी, मैं अपना ध्यान रखूंगी, बस आप ठीक से जाना। अब कुसुम अपने छोटे भाई राकेश को राखी बांधने के लिए निकल पड़ती है। अब जैसे ही कुसुम अपने मायके यानी अपने भाई के घर पहुंचती है, वैसे ही कुसुम का भाई राकेश कुसुम के पैर छूता है। दीदी आप आ गई, मुझे तो आपका इंतजार था। मैं तो सुबह से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ऐसी बात है, देख फिर तो मैं समय पर पहुँच गई। अरे कुंती, दीदी के लिए चाय पानी लेकर आओ। अरे कहाँ रह गई तुम? हाँ तो आई है तो मैं क्या करूँ, मुझे भी अभी बहुत काम है। खुद उठकर अपनी बहन को चाय पानी पिलाओ। छोटू रहने दे, मुझे प्यास नहीं है, और लगी भी होगी तो मैं खुद ले लूंगी, मेरा अपना ही तो घर है। वो दीदी, आप तो जानती है ना इसका मूड कैसा रहता है। अरे छोड़ उसे, जाने दे, काम बच्चे सबका टेंशन है। चल मैं तुझे राखी बांधू, उसके बाद घर के लिए निकलूं। बहू घर में अकेली होगी। अरे अभी तो आई है आप, और अभी जाने की बात कर रही हो। कुसुम की भाभी कुंती का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था, तो वो हर बात को इस तरह बोलती थी कि सामने वाले को बुरा ही लग जाया करता था। लेकिन कुसुम को पता था कि कुंती की आदत है बिना बात कुछ भी बोलने की, तभी वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। ये लो दीदी, अपने छोटू के हाथों का गर्मा गर्म चाय पियो। चलो अब पी कर बताओ कैसी बनी है। ये क्यों बना कर ले आया तू? क्या ही जरूरत थी चाय की? वैसे मैं तुझे राखी बांधू तभी चाय पीऊंगी। अरे दीदी चाय पी लो, फिर बांध लेना अपने छोटू को राखी। बस मैं अभी आया दवा लेकर। ठीक है, जा अब दवा खा ले। क्या बात है दीदी जी, आपका भाई तो आपके लिए चाय बनाकर लाया है, और मैं अगर कह दूं कि चाय का गैस बंद कर दो तो मेरे कहने पर उनसे वो भी नहीं होता। मेरे लिए तो वो जान छिड़कता है। हाँ क्यों नहीं, आप ही तो सब कुछ हैं उनके। हम सभी तो कोई मायने ही नहीं रखते आपके लिए। इधर कुंती के ताने बाने चल ही रहे होते हैं, और उधर अपने रूम में दवा खाने गया राकेश अपने सीने पर हाथ रखे हुए दर्द से तड़प रहा होता है। ये छोटू भी न जाने कहाँ रह गया। राखी का मुहूर्त भी निकला जा रहा है, भला कोई इतना समय लगाता है क्या दवा खाने में? चलो मैं ही देखती हूँ ये क्या कर रहा है। अब जैसे ही कुसुम राकेश के कमरे में जाती है तो वो देखती है राकेश सीने पर हाथ रखे नीचे जमीन पर गिरा होता है। ये देखकर कुसुम कुंती को आवाज लगाती है। क्या हुआ छोटू? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, तो हिम्मत रख। क्या हुआ जी आपको? आप ठीक तो है ना? कुछ तो बोलिए। कुसुम और कुंती इतना बोलते ही हैं कि राकेश अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि राकेश को हार्ट अटैक आया था, जिसने पल भर में एक हंसते खेलते परिवार पर दुखों का सैलाब ला दिया था। छोटू आंखें खोल, देख तेरी दीदी आई है तुझे राखी बांधने के लिए। हे प्रभु, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, जो आपने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। ना जाने किस अशुभ घड़ी में दीदी मेरे घर राखी बांधने आई थी। राखी तो नहीं बांध पाई, लेकिन इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। कुसुम समझ नहीं पा रही थी, उसके साथ जो कुछ देर पहले हंसकर बैठकर मजाक कर रहा होता है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जिसे कुसुम राखी बांधने आई थी, वो राखी अधूरी रह गई है। ना जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो मुझे ये सब दिखा रहा है। प्रभु, कोई तो एक बार कह दे ये सच नहीं है।
मैं मना करती थी कि अपनी विधवा बहन से राखी मत बंधवाओ, लेकिन ये मानते ही नहीं थे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? ये कुसुम और उसके परिवार के लिए एक ऐसा कड़वा सच था जिसे उन्हें मानना ही था। अब अगली सुबह कुसुम अपने घर आती है। अरे कुसुम, मैं तो अभी आई हूँ अपने मायके से। तू बता, तू भी आई क्या अपने छोटू को राखी बांध कर? अरे कुसुम, सब ठीक तो है ना? तू ऐसे रो क्यों रही है? तुझे तेरे मायके की याद आई क्या? नहीं नहीं विमला आंटी, बहुत बुरा हुआ। अरे बहू, तू भी रो रही है? अरे हुआ क्या? सब ठीक तो है ना? मेरा छोटू नहीं रहा, मेरी राखी अधूरी रह गई विमला। ये क्या बोल रही है कुसुम तू? तू पहले यहाँ बैठ। चुप कर कुसुम, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। अब क्या कैसे हुआ मुझे कहा नहीं जा रहा है विमला, लेकिन भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। राखी वाले दिन कुसुम का छोटा चहेता भाई के जाने के बाद मानो कुसुम टूट चुकी थी। उसे इससे उभरने में समय तो लगने वाला था, लेकिन उसकी राखी भी अधूरी रह गई। चंद्रकला अपनी जिद्दी बेटी चंपा से परेशान रहा करती थी, क्योंकि चंपा अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुना करती थी। एक रोज देर रात चंद्रकला चंपा के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन चंपा अभी तक घर नहीं लौट के आई है। हे भगवान, ये लड़की इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? पूरे अपने बाप पर गई है, वो भी कौन सा कम था। ये क्या, तूने शराब पी है और ये कोई वक्त है घर आने का? माँ, आप मुझे दोनों क्यों नजर आ रही हो? माँ मेरी बोली 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 माँ, चलो जाओ अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। क्या करूँ इस लड़की का, ना जाने कैसे इस घर तक आई होगी। अब चंद्रकला अपनी बेटी चंपा को उसके कमरे तक लेकर जाती है और उसे बेड पर लेटा देती है। अपने कमरे में आकर भावुक होते हुए वो खुद से कहती है, ना जाने कौन से पाप किए हैं जो ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कल को इसकी शादी के लिए रिश्ते भी नहीं आएंगे। माँ जी आपकी चाय, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन तू ये बता, चंपा कल तुझसे पूछकर बाहर गई थी क्या? नहीं तो माँ जी, उन्होंने मुझे कुछ कहा ही नहीं था। ठीक है बहू, जाकर झाड़ू उठा ला। लेकिन माँ जी, मैंने तो सुबह उठते के साथ ही झाड़ू लगा दिया था। ये झाड़ू घर साफ करने के लिए नहीं मांग रही मैं, बल्कि आज मुझे किसी का भूत झाड़ना है। माँ जी रहने दीजिए, उन्हें बस प्यार से समझा देना, आप बात मानिए। पहले तू ये बता कि तू किसकी साइड है? माँ जी, इसमें साइड लेने वाली कौन सी बात है? आप मेरी सास हैं और वो मेरी ननद है। वो कभी कभी लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा चुरा लेती हैं। तो ठीक है, चल उसके उठने का इंतजार करते हैं। अब चंद्रकला और कोमल चंपा के कमरे में जाते हैं और चंपा के उठने का इंतजार करने लगते हैं। माँ, आप क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तेरी नींद पूरी हो गई तो अब मुद्दे पर आते हैं। चंपा, माँ जी ना ये पूछने आई है कि कल रात आप इतनी लेट क्यों आई? वो माँ, दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। माँ जी ये क्या, लगता है ननद जी ने सिगरेट पी है। ये तो थोड़ी महंगी वाली सिगरेट लगती है। क्यों भाभी, आप भी पीते हो क्या? ना ना, ये सब में हाथ भी नहीं लगाती। कोई दुष्ट पापी होगा जो ये सब पिए। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, अपनी जिद नहीं छोड़ेगी तब तक मैं ऐसे ही तुझे मारती रहूंगी। माँ गलती हो गई, अब से नहीं पीऊंगी सिगरेट और ना ही शराब को हाथ लगाऊंगी, और सिगरेट में गांजा भरकर तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। माँ जी सुना आपने, ननद जी कह रही है सिगरेट में गांजा नहीं पियेंगी। राम राम, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, ना जाने कैसी औलाद जन्मी है। पिटने के बाद भी चंपा सुधरती नहीं है। उसके अगले ही घंटे वो अपने कमरे में सिगरेट पी रही होती है और ये देख कोमल कहती है, ननद जी माँ जी आ रही है शायद इधर ही। अरे तो आने दो ना, एक दो सुट्टा वो भी लगा लेंगी। वैसे ही सुट्टे की वजह से अब कितना पिट ही चुकी हूँ, तो अब कैसी शर्म, थोड़ा और पिट लूंगी, इसे नहीं छोड़ सकती। इसका कुछ हो भी नहीं सकता, एक नंबर की ढीठ है ढीठ। अब कोमल फिर से अपनी सास को ये सब बता देती है और चंद्रकला भी चंपा को कितना ही मार लेती। वो ये सब सुनकर रह जाती। देर शाम विमला का चंद्रकला के घर आना होता है। और चंद्रकला कैसी है? कई दिनों से नजर ही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा तुझसे मिलने ही आ जाऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं विमला आंटी, आजकल आपके भी खूब चर्चे हैं। इस उम्र में भी मोहल्ले की शान है आप। हाँ वो तो मैं हूँ बहू। वैसे ऐसा कौन सा काम कर रही है
जो मोहल्ले में इतने चर्चे हो रहे तेरे? अरे माँ जी, आपको नहीं पता, विमला आंटी ने बीड़ी बनाने का काम शुरू किया है, जिससे हर कोई इन्हें जानने लगा है। और तो और बूढ़ों की तो लाइन लगी रहती है इनके घर के बाहर। अरे बहू बस बस, अब इतनी भी तारीफ ना कर। हो गया तेरा विमला की तारीफों का पुल बांधना, तो जाकर चाय ले आ। वैसे चंद्रकला, तुम मेरी तारीफ से जल क्यों रही है? एक बात बता, मैंने सुना है कि बेटी आजकल रात रात में घर आ रही है। ये सब तुझसे किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे चंद्रकला, किसी ने नहीं कहा, मैंने तो ये देखा। और कल ही चंपा मेरे घर आई थी, कह रही थी आंटी सुना है आपने बीड़ी का काम शुरू किया है, तो क्या सिगरेट भी रखते हो? मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी औलाद मेरी नसीब आई। विमला, तू तो अपनी है, ये बात किसी को मत कहियो। कल ही इसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अगर बात बनी तो इसका रिश्ता पक्का कर दूंगी मैं। हाँ हाँ चंद्रकला, और चट मांगनी पट ब्याह। अब अगले ही दिन चंपा को लड़के वाले देखने आते हैं और लड़का भी साथ ही होता है। वैसे आपकी लड़की तो हमें देखते ही पसंद आ गई, लेकिन आप लोगों ने जिद करा तो हम लड़की को देखने आ गए। और हमारे लड़के ने तो फोटो भी नहीं देखी, बोला जो आपको सही लगे। जी जी, बहुत अच्छा किया आपने। वैसे माई सेल्फ विमला, हिज पड़ोसन। अच्छा, आप इनकी पड़ोसन है। जी, आपके लड़के में कोई कमी तो नहीं है ना? बस पीता खाता ना हो। जी, मेरा लड़का तो खाने से पहले पूछता भी नहीं है कि क्या बना है, जो बना है वही खा लेता है। और आप कह रही हैं पीता खाता तो नहीं? ना जी ना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कोमल बहू, जाकर चंपा को देख तैयार हुई या नहीं। अरे चंपा, तू? चर्सीले, मेरा मतलब अमन, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आंटी, ये ना मेरी कॉलेज की ना फ्रेंड है, अभी हम परसों ही तो मिले थे। मेरा घर जानता होता ना तो ये नौबत नहीं आती। चल अब उठ भी, तुझे मैं अपना घर दिखाऊं। लो कर लो बात, भला अब हमारा क्या काम? अब तो रिश्ता पक्का समझो। अरे ऐसे कैसे? इस रिश्ते को तो मेरे घर वाले ही फाइनल करेंगे। बच्चों की बात पर थोड़े ही हम शादी जैसा बड़ा फैसला ले सकते हैं। अरे चंद्रकला, देख ना कहाँ गए हैं दोनों, अभी जवान है, ऐसे दोनों को अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं है। बहू जा, दोनों को बुला ला। माँ जी, ये दोनों तो सुट्टा लगा रहे थे कमरे में। ये क्या कह रही हैं आप? मेरा बेटा तो पीता ही नहीं। अरे तो खुद पूछ लेना अपने बेटे से, बड़ा आया राजा हरिश्चंद्र कहीं का। अरे माँ, ये तो ना बहुत ही ना कॉमन हो चुका है, और हमारे ना दोस्तों में ना ये आम बात है। तू चुप रह और चुपचाप से यहाँ आकर बैठ जा। हाँ, अमन ठीक बोल रहा है। और वैसे भी आप इनसे क्या ही छुपा रही हो? अमन को तो मेरे बारे में सब पता है। चंद्रकला की बेटी के लिए जिस लड़के का रिश्ता आया था वो चंपा का ही दोस्त निकला। अब अमन की माँ इस रिश्ते के बारे में सोचकर बताएगी। वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। बहू, झाड़ू लेकर आ। जी माँ जी, थोड़ा अच्छे से सफाई कीजिएगा, अभी लाती हूँ झाड़ू। माँ, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म बची है कि नहीं? जो लड़का तेरे रिश्ते के लिए आया, उसे तू कमरे में ले जाकर एक साथ सुट्टा मार रही थी। माँ जी, मैं बता नहीं सकती कैसे दोनों एक दूसरे को सुट्टा देते हुए सुट्टा मार रहे थे। राम राम, इसने तो मेरी नाकें कटवा दी। ना ये शादी करेगी और ना ही किसी की इज्जत। चंद्रकला, मैं चलती हूँ, तू इसे सुधारने का अभियान चालू रख। अब वो फोन कोमल उठाती है और वो खुशी से अपनी सास चंद्रकला से कहती है, माँ जी, खुशखबरी है, आप ननद जी को मार न छोड़िए। क्यों, क्या हुआ? तू पेट से है? अरे नहीं माँ जी, अभी कहाँ। मैं तो उनसे कहती भी हूँ कि आपको दादी बनने की कितनी इच्छा है, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। बहू भटक मत, मुद्दे पर आ मुद्दे पर। लड़के वाले ने हाँ कर दी शादी के लिए। बहू देख, इसकी आदत जाने से रही, और जब तक ये अपनी आदत छोड़ेगी नहीं तब तक इसे मैं तोड़ना छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, आपके सर की कसम, लड़के को चंपा बहुत पसंद आई है। आए हाय, नानी ही याद दिला दी, बिना बात के इतना मार दिया। मुझे तो पता था वो रिश्ते के लिए हाँ ही करने वाले हैं। ज्यादा तेज तो नहीं लगी चंपा बेटा? जिद्दी चंपा अपनी आदतों से बाज नहीं आती, लेकिन चंद्रकला भी उसकी शादी करवा ही देती है।